स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो फ्लडिंग हो रहा है मार्केट में उसके बारे में। तो हिसाब समझिए यहाँ फ्लडिंग इसलिए हो रहा है ना कि ये तो ऑलमोस्ट एक नया मार्केट का रश आ गया है, क्योंकि एक टाइम पे बाइक बहुत बड़ी बात होती थी, फिर सीवीटी वाले स्कूटीज़ मार्केट में आए तो उसका भी काफ़ी हाइप चला, और अभी इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब एक फ्लडिंग हो रही है मार्केट में। यानी कि बड़े बड़े कंपनी, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो ओला हो, चाहे वो स्टार्टअप्स जैसे कंपनी हो, सब टूट पड़े हैं यहाँ पे। मतलब एकदम नया गोल्ड रश चल रहा है। और यहाँ पे आप लोगों का सबसे कॉमन सवाल होता है कि सर कौन सा लेना है। यहाँ पे सीधा बता दो जिसकी आप टेस्ट ड्राइव कर चुके हो, क्योंकि आपको मतलब रिव्यूज़ देखने में सिर्फ कुछ ही डेटा मिल सकता है, जैसे कि उसका चार्जिंग टाइम कितना है, उसका रेंज कितना है, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं कि सही बैठेगा। जैसे मान लीजिए जो बंदा टेस्ट ड्राइव कर रहा है वो 80 किलो का है और आप मान लीजिए 40 किलो का, आपका रेंज ज़्यादा आएगा। लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि भैया वो मान लीजिए 80 केजी के हैं और आप 100 केजी के हैं, तो आपका रेंज अलग हो जाएगा। इसीलिए जो चीज़ को आप टेस्ट ड्राइव कर चुके हैं, और काफ़ी लोगों का आप मतलब उन्हीं लोगों का जो लोग अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं, सब में देखिए किसी को बोला भैया मैंने लिया मेरे को कंफर्टेबल नहीं फील हुआ, कुछ लोगों ने कहा मैंने लिया बहुत अच्छा लगा। ये होता है, ह्यूमन बॉडी अलग अलग होती है, इसीलिए टेस्ट ड्राइव पे भरोसा करें। टेक्निकल डिटेल्स के लिए, स्पेसिफिकेशंस के लिए, ये सब के लिए आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन क्या खरीदना है हमेशा टेस्ट ड्राइव पे करें, खासतौर पे इस तरह की चीज़ों पे। क्योंकि ये उस तरह का नहीं ना कि मतलब जैसे होंडा का आप स्कूटी चलाएं तो घुमा फिरा के सारे स्कूटी एक ही जैसा फील देगा, आपको पता चल जाएगा। होंडा मेहनत भी करता है कि सारा लगे। आप बजाज के चलाएंगे लगेगा कि सब एक जैसा, महिंद्रा का करेंगे वो एक जैसा लगेगा। यहाँ पे ये सब बहुत न्यू है तो आपको ऑड लग सकता है। तो ये अभी पूरा मार्केट पहुंचा है, और इसमें देश का भला इसलिए है कि अगर ये सब सक्सेसफुल हो जाता है तो देश का ऑयल इंपोर्ट घटेगा। ऑयल इंपोर्ट घटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब आप प्रदूषण को हटा भी दीजिए, आप प्रदूषण को लीजिए हटा दीजिए, लेकिन आपका ये हो जाए कि भैया देश के बाहर से नौटंकी ना हो, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब काफ़ी लोग लिथियम भी बाहर से लाते हैं, ये बात सही है, लेकिन लिथियम एज ए मिनरल लाया जाता है। यानी कि वो आप जैसे मान लीजिए 1000 टन खरीदते हैं, वो अगले मिनट नहीं खत्म हो जाएगा। 1000 टन तेल तो इंडियन आर्मी का नेवल डिपार्टमेंट बोलेगा भाई वो तो 5 मिनट में हम खा जाते हैं। तो वो आप समझ रहे हैं, ऑयल का कंटिन्यूस कंजम्पशन रहा है, इसलिए उसका प्राइस फ्लक्चुएशन हमारे खाने का दाम बदल देता है। वहीं आप मिनरल्स लाते हैं तो वो एक फिक्स दाम पे आते रहता है, और आप रुक सकते हो क्योंकि दाम कुछ ज़्यादा बढ़ा, एक फॉर्म रुक जाते हैं महाराज, आपका दाम थोड़ा ठंडा है, हाँ ठंडा हुआ ना, बहुत देर से नहीं बिका तो ठंडा हो गया तो हम खरीद लेते हैं। या उसके नए माइनिंग, और अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो जाता है तो उसके बाद वेस्टेज बनता है, वेस्टेज के बाद रिसाइकलिंग होती है, रिसाइकलिंग के बाद ये मार्केट का प्राइस स्टेबल हो जाता है। इसीलिए लिथियम का इंपोर्ट वर्सेस ऑयल इंपोर्ट दोनों कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। लिथियम का इंपोर्ट ज़्यादा मैनेजेबल है कंपेयर टू ऑयल। ऑयल में प्राइस लिटरली मतलब आप रात को तेल भरा देते 95 रुपीज़ का था, सुबह 105 हो गया। ये हो चुका है आप लोगों से एक ना एक के साथ हो चुका होगा। तो ये समझिए कि ऑयल इंपोर्ट्स पे हमला डिपेंडेंसी घटाना देश के लिए बहुत अच्छी बात है, और CO2 इमिशंस भी घट जाएगा, वो भी कोई मतलब बुरा चीज़ तो है नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर समझिए, सब मुंह खोल के बहुत ज़्यादा रेंज बोल देते हैं, लेकिन एक भी रियल वर्ल्ड में आपको 100 आंख मूंद करके नहीं देता। यानी कि आराम से ऐसा हो सकता है कि आपका वेदर कंडीशन मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडा था, पता चला 90 में बोल गया। आपका मतलब वेट थोड़ा ज़्यादा था, वेट ज़्यादा एज इन लाइक ग्राउंड कहिए, सब लोग का एवरेज जो वेट मान के चल रहे हैं वो 70 kg है, आप 70 से ऊपर है, 75 है, 76 है, या सेकंड पर्सन है, या झोला रखे कुछ सामान रखे, भूल ही जाइए, वो नहीं पहुंचने वाला। तो क्लेम करने का 200 150 170 ये सब कोई नहीं देता है रियल लाइफ में। आपको 100 मिल जाए खुश रहिए, और 100 अपर लिमिट में बता रहा हूँ। रियल लाइफ में सिंगल पर्सन जनरली उतना जा सकता है। तो ये फ्लडिंग हो रही है मार्केट में, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा फेलियर जो भारत सरकार का हुआ, जो भारत सरकार जिस मामले में एकदम मतलब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, कि गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ईवी फेल हो जाता है। ये यूरोपियन यूनियन भी समझ गया और इंडियन गवर्नमेंट भी समझी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 व्हीलर्स पे फोकस किया। इंडिया में 4 व्हीलर्स को ये स्टैंडर्ड से इस्तेमाल करें, जैसे हम लोग कहते हैं कंबाइंड चार्ज स्टैंडर्ड मार्क 2। तो ये सिस्टम बनाया गया कि वो जो आप छोटा प्लग देख रहे हैं वो AC 3 फेज तक दे सकता है, ये जो बड़ा देख रहे हैं ये DC फास्ट चार्जिंग कर सकता है। और उसमें मतलब जो AC वाला है उसमें है ऑप्शन कि अगर आपको बहुत हाई उम्फ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एम्प्स नहीं चाहिए, तो उसमें आप DC फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं, जो कि स्कूटी के लिए बनाया गया था। अब बात है गवर्नमेंट इसको लॉ नहीं बना कि अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो तो आपको CCS2 कर। अब आप बोल सकते हो CCS2 बाहर का है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात है CCS2 पूरी दुनिया में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, ताकि सारे मैन्युफैक्चर पूरी दुनिया में इसको बना सके, सपोर्ट कर सके। जैसे आप कभी ध्यान दीजिए कि तेल भरने वाला जो स्नाउट होता है, जो मटेरियल होता है जिसे आप डालते हैं, वो हर पेट्रोल पंप में सेम होता है, तभी वो काम करता है। तो ये भी वैसा ही करने की कोशिश की जाए, तभी जाके आप EV चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं। आप ऐसा चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाओगे ना कि ये चार्जिंग स्टेशन में सिर्फ मतलब समझिए ऑटो चार्ज होता है, ये चार्जिंग स्टेशन में सिर्फ समझिए स्कूटी चार्ज होता है, इसमें सिर्फ कार चार्ज होता है। सब बर्बाद हो जाएंगे अगर वैसा बेवकूफ़ी किया गया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। गवर्नमेंट के पास था मतलब ये
इसी चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट बनाया जाता है, लेकिन यही मामले में फेल हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इंडिया को ले डूबे ये लोग, कि भैया स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ। इसका साइड इफेक्ट होता है कि जैसे मान लिया अब कोई चार्जिंग कंपनी खोलना भी चाहती है, देखती है अरे यार यहाँ पे बहुत ईवी का है, वो उसको दिखेगा बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया जिनके पास गाड़ी है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनका ये स्कूटी है नहीं कर रहे हैं। साइड इफेक्ट पर मंथ उनका जो इनकम होगा वो घट जाएगा, फिर बोलेंगे यार बंद कर दो। तो इससे देखा देखी सब लोग बोलेगा यार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, उसका देखे देखिए और कम अडॉप्शन होगा। समझ रही, ये एक फीडबैक लूप बन जाता है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन कंपलसरी है, ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये कंपलसरी है। और ये इतना बुरी तौर से हो चुका है कि हर आप अलग बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि जैसे एक होता है ना कि चलो ये CCS2 नहीं इस्तेमाल कर, जो गाड़ी से बैकवर्ड्स कंपैटिबल रहे या फॉरवर्ड कंपैटिबल रहे, चलो हटाओ। तो ऐसा भी नहीं कि जैसे तीन, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हीरो का दिखा रहा हूँ, ये अल्टेयर का दिखा रहा हूँ, ये ओला का दिखा रहा हूँ, ये तीनों अलग अलग है। जैसे ये अल्टेयर का तो सीधा लग रहा है कि CCS2 का मतलब AC चार्जिंग वाला लोअर सेक्शन लिया, ऊपर वाले में 2 डेटा पिन की जगह पे इन्होंने 4 डेटा पिन डाल दिया। मतलब क्यों? ये सब करने से लिटरली सबका नुकसान होता है। कंपनी का भी नुकसान होता है, लेकिन कंपनी को कहने को बन जाता है कि हमारा प्रोप्राइटरी हुआ है, हम कचरा फैलाते हैं दुनिया में। और ओला का भी यही नौटंकी है, उनका कहना है कि नहीं हम DC फास्ट चार्जिंग, भाई उसमें बनाया गया था DC फास्ट चार्जिंग के लिए। और आपका DC फास्ट बोलेंगे ये वाला चाहिए, नहीं ज़रूरी नहीं है, आप उससे कर सकते हो DC फास्ट चार्जिंग। वो बनाने वाले ने सोच समझ के बनाया गया था। वो CCS चार्ज 2 है, मार्क 1 में जितने फॉल्ट थे सबको सॉल्व किया था। और उससे आप समझिए कि आप कहीं पर भी, जैसे मान लिया मारुति महिंद्रा खूब कोशिश कर रहा है कि चार्जिंग स्टेशन बनाए, वहाँ पर भी आप चार्ज कर सकते हो। ओला वाले में भी आप महिंद्रा वाला जा सकते हैं। हाँ धीरे धीरे चार्ज होगा, लेकिन कुछ तो होगा। आप कभी ये नहीं सोचते ना कि पेट्रोल पंप में 4 पेट्रोल पंप होंगे तो ही मैं घुसूंगा, एक वाला भी रहेगा तो भी आपका काम चल जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत गंदा फेलियर है। और इससे नुकसान होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि बेचने वाले आप खोल भी नहीं सकते। जैसे पेट्रोल पंप सब सोचेगा कि यार एक ठो लगा देते हैं चार्जिंग प्लग, नहीं कर सकते। क्यों भैया, कौन सा प्लग लगाए? हमारे शहर में मान लीजिए अल्टेयर खूब बिका तो अल्टेयर का प्लग लगाओ, हमारे शहर में ओला बिका तो ओला का लगाओ। पता चला नहीं भैया सब लोग तो हीरो खरीद रहे हैं, सस्ते में निपट रहा है, उसके लिए अलग से प्लग लगाओ। तो ये बहुत तबाही करता है, इससे कस्टमर की बैंड बच जाती है। क्योंकि मान लीजिए अगर पूरा गवर्नमेंट पकड़ लेता कि नहीं आप इंडिया में EV बेचेंगे तो उसे CCS2 पे रखेंगे, तो आप आराम से सोच सकते हैं। आपने एक स्कूटी लिया था, उसका भी वही आया CCS2। आपने गाड़ी लिया, लेकिन गाड़ी का बड़ा चार्जर आता है, वो तुरंत नहीं आया, ठीक है, लेकिन तब भी उससे चार्ज तो हो जाएगा, धीरे धीरे वो चार्ज तो हो जाएगा। और उल्टा भी हो सकता है, मान लिया गाड़ी था, बाद में आपने ये लिया, आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सबका भला होगा। लेकिन वो किया नहीं गवर्नमेंट ने। ये सबसे बड़ा फेलियर है इंडिया के स्कूटी EV मार्केट के लिए। सबके सब भूखे मरेंगे इस चक्कर में। फिर बात करते हैं सर्विसिंग का। तो यहाँ पे समझिए ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, क्योंकि ये सब ज़रा जी महंगा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्लेम सब कर दे रहा है लाख के आसपास, लेकिन कोई भी खरीदने चाहिए जैसे अल्टर में तो उनको पर मंथ आपको सर्विसिंग फीस देनी पड़ सकती है, ताकि उनका एडवांस मैप ऐप ये सब करके हु ला ला करें। तो घुमा फिरा के आप 2 लाख रुपए तक की बात कर रहे हो। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। बहुत कम ही लोग इतने अमीर होते हैं कि 2 लाख, अरे जाओ रे, मैं उतना अमीर नहीं हूँ। आप लोग में से कोई हो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, लेकिन मैं तो उतना नहीं हूँ कि भाई 2 लाख जाओ, 1-2 साल के बाद मैं छोड़ दूंगा। तो जनरली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 5 से 10 साल तो कम से कम घसीटे। तो यहाँ पे ये सर्विसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है, क्योंकि सेलर के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आपने महिंद्रा का स्कूटी लेते हैं, उसमें आप थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ लगा सकते हैं। आप होंडा का लेते हैं, बहुत सारा थर्ड पार्टी कर सकते हैं। हर मतलब स्कूटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पेट्रोल वाले में, सब में कुछ ना कुछ करके आप आराम से उसको बहुत लंबा घसीट सकते हैं, मेंटेन करके, बिना आपका बैंक बैलेंस का बूम किए हुए। लेकिन अगर जैसे ओला हो, ओला है कि भैया हम अल्टेयर में नहीं जाएंगे, अल्टेयर है कि हम ओला में नहीं जाएंगे, तो ये 2 बड़ी कंपनी यही एक दूसरे से अलग हो जाती है। फिर थर्ड पार्टी कौन से बनाएगा कोई भी कंपनी सबके लिए इक्विपमेंट? तो ये सब लॉन्ग टर्म में बहुत असर करता है। शुरू का 1-2 साल कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे मार्केट में होने लगा, फिर एक्सीडेंट्स होंगे, डैमेजेस होंगे, रिपेयर करने, तब लोगों को पता चलेगा अरे महाराज 2 लाख हम दे दिए और ये मांग रहे हैं हमसे 1 लाख रुपये और इसको रिपेयर करने के लिए। जो ये काफ़ी बार लोगों के साथ होता है। और आप लोग सुनते हो ना, सब लोग पूरा मतलब हुलुलुलु करते हैं कि मारुति की गाड़ी सबसे खराब है, लेकिन बिकता क्यों है? कारण वही उसकी सर्विसिंग बहुत अच्छी होती है। आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप मारुति का फर्स्ट हैंड भी सर्विसिंग अफोर्ड कर सकते हैं और थर्ड पार्टी भी सर्विसिंग करा सकते हैं। बाकी चीज़ में तो भूल ही जाइए। तो ये समझिए। और ये सब स्कूटी जो है, कहने को स्कूटी है, लेकिन ये सब का पार्ट्स जो है वो ऐसा नहीं कि पेट्रोल वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं, सब चीज़ कस्टम है। तो सब चीज़ कस्टम होने का साइड इफेक्ट है, कुछ भी डैमेज हो, जैसे आपका मान लिया कोई टेल लाइट टूट गया किसी कारण से, कोई पीछे से साइकिल भिड़ गया, जो कि होता रहता है, चलो भैया उसके लिए अलग से दाम। जो कि मान लिया नॉर्मल स्कूटी सब में आपको 1-2 हज़ार में निपटेगा, वो ये सब में 5-6 हज़ार खा जाएगा। तो ये आप समझना बहुत जरूरी है कि सर्विसिंग के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। कि आपने ठीक है यहाँ कस्टम LCD स्क्रीन दे दिया, बल्ले बल्ले, लेकिन क्या वो स्क्रीन मास प्रोड्यूस्ड स्क्रीन है? कि मान लीजिए वो स्क्रीन कई सारे मैन्युफैक्चर बना रहे हैं जिसको थर्ड पार्टी में आप कर सको, या फर्स्ट पार्टी के पास ही इतना सारा ऑप्शन हो कि स्पेयर पार्ट्स हैं उनके पास हमेशा। तो ये सब एक बहुत सीरियस लिमिटेशन बना रहा है कि सर्विसिंग के बारे में हम लोग उतना सोच नहीं रहे, सब बस कूद जा रहे हैं। लेकिन सर्विसिंग हो सकता है, कंपनी के पास कोई प्लान है उसको सर्विस करने का। बहुत सारी कंपनी का तो मैंने देखा भी नहीं कि उनका प्लान क्या है सर्विसिंग करने का। उनके पास है कि बस सब चीज़ सही है, लेकिन भाई टूटता है, चीज़ होते ही
रोड पे चलने वाला चीज़ है, इंडियन रोड पे चलने वाला चीज़ है, भिड़ेगा, फूटेगा, एक्सीडेंट होगा, खराब होगा, तब आप क्या करोगे? क्योंकि एक दो बार आप ये कर सकते हो कि मतलब पूरा ये कर दिया जाए, नया दे दिया जाए, लेकिन बार बार नहीं कर पाएंगे। तो सर्विसिंग भी एक ऐसा चीज़ है जो लोग अभी फर्स्ट अर्ली अडॉप्टर टैक्स भर रहे हैं उनको झेलना पड़ेगा कि सर्विसिंग कैसी होती है। क्योंकि अगर सर्विसिंग गड़बड़ रहा, शुरू का कुछ साल तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद रोना आ जाएगा, उसके बाद कहेंगे पेट्रोल ही ले लेते, पेट्रोल सस्ता पड़ता। तो ये सर्विसिंग एक छोटा सा हिडन अननोन है अभी के लिए। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी के बारे में ये समझिए कि बैटरी का फिजिक्स सिंपल होता है, जितना छोटा उतना उसका कम लाइफ स्पैन होगा। मैं कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ स्पैन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि अगर आप एक मोबाइल फोन लेते हैं जिसमें 4000 मिलियम पावर की बैटरी वर्सेस जैसे मेरे पास जो है 7000 मिलियम पावर की बैटरी, दोनों का आप फुल यूज़ कीजिए, 24x7x365 यूज़ कीजिए 2 साल के बाद। अब 2 साल के बाद आप नोटिस करेंगे जो 7000 का उसका कैपेसिटी लॉस परसेंटेज में कम हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए वो 30% लॉस करेगा और जो 4000 वाला है वो ऑलमोस्ट 45% एनर्जी लॉस कर चुका होगा। ये होता है, सेल जितनी बड़ी होती है उतना धीरे धीरे डिग्रेड होता है। ये लॉजिक बैटरी पैक्स में भी लगता है, आपका पैक जितना बड़ा होगा उतना धीरे धीरे वो डिग्रेड करेगा। तो इसीलिए गाड़ी के पैक्स में लोगों को उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सब 10 साल तक आराम से चल सकता है, जब तक आप बहुत ज़्यादा हुलूल नहीं कर रहे या डिफेक्टिव सेल नहीं मिल गया है आपको। जनरली 10 साल चल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आप बात करें छोटे छोटे पैक्स की, जो इससे मतलब समझिए इसको आप 4-5 ऐसे 4 यूनिट्स मान लीजिए। तो बात है कि ये सबको रिफर्बिश करना ज़रूरी है, नहीं तो पूरा का पूरा जैसे बोलते हैं कि 30 से 50 हज़ार लगेगा। भाई 30 से 50 हज़ार कौन सेकंड मतलब समझ, जो इक्विपमेंट आपको 3-4 साल घसीट चुके हैं उसमें आप खर्च करना चाहोगे? कोई नहीं करना चाहेगा। तो क्या ज़रूरी है कि सारे के सारे सेल को 40-50 हज़ार चाहिए? नहीं। अगर सेल लेवल रिफर्बिशमेंट किया जाता है, यानी कि जनरली गाड़ी के केस में ऐसा नहीं करते, क्योंकि गाड़ी पूरा एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, इसीलिए उसमें छेड़खानी नहीं की जाती, पूरा पूरा बैटरी बॉक्स ही बदल देते हैं। जनरली वो भी बहुत वेस्टफुल है और कंपनी कोशिश कर रही है, मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं ये सब लॉ बदल डलवाने का कि आप नौटंकी का मत कीजिए कि भैया एक सेल यहाँ डैमेज हुआ, होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आप कितना अच्छा फैक्ट्री बना लीजिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे सेल परफेक्टली बैलेंस आए। कोई सेल आएगा जो धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा से डिग्रेड कर रहा था, शुरू का 1-2 साल कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो इतना डिग्रेड करने लगा कि BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वो पूरा ब्लॉक को ही आइसोलेट कर देगा, भैया वो बहुत जल्दी डाउन मारा, तो पता चला का पैक का रेंज ही खत्म होगा। सिर्फ आपको वो सेल बदलना है, वापस आपको 80% कैपेसिटी मिल जाएगा, लेकिन वो सेल नहीं बदलेंगे, आप बोलेंगे भैया पूरा पैक बदलो, तो ये बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। तो गाड़ी में मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मुश्किल है, मतलब एक्चुअली आपको फैक्ट्री चाहिए हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में, खासतौर पे 2 व्हीलर्स के केस में ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर कंपनी कोशिश करती है तो आराम से ऐसा कर सकती है, डीलीडिंग करके मतलब ये सब स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, जो सेल डिफेक्टिव है वो सेल को निकाल के ठीक कर दिया जाए। और चूंकि मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे इसमें 800-900 सेल है, ऑब्वियसली चेक करने में टाइम लगेगा, लेकिन इस सब में 50-60 सेल हो सकते हैं या 100-200 सेल होते हैं, तो वो सब मैनेज किया जा सकता है। तो अगर सेल लेवल रिफर्बिशमेंट किया जाता है तो एक्सटेंड आप आराम से कर सकते हो कि मतलब 80-90% कैपेसिटी आप वापस गेन कर सकते हो, बिना कि हाँ भैया 40,000 रुपये हम खर्च कर रहे हैं बैटरी बैंक के लिए। तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन है। जैसे कि सेकंड हैंड आप गाड़ी लेते हो, कभी ऐसा नहीं करोगे कि भैया फर्स्ट हैंड जितना खर्च कर दो उस पर। तो इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, सब लोग जो अभी खरीद रहे हैं सब गदगद रहेंगे शुरू का 4-5 साल तक, उसके बाद सब एक धड़धड़ा के रोना शुरू कर देंगे, भैया बैटरी बहुत महंगा। और जो कह रहे हैं कि अभी 30,000 में दे रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ आने वाले 2-3 साल में वो 50,000 हो जाएगा। तो ये एक बहुत सीरियस बात है कि बैटरी का पैक लेवल पे मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, ये गाड़ी नहीं है। पैक के अंदर सेल में उतारना पड़ेगा और सेल बैलेंस करते रहेंगे तो काफ़ी लंबा एक्सटेंड किया जा सकता है, और इससे ई वेस्ट का भी कचरा कम पैदा होगा, जो कि गवर्नमेंट का एक हेडेक हटा देगा। तो यहाँ पे ये समझिए कंपनी को ये सॉर्ट करना है, नहीं तो बायर्स जितने हैं जो फर्स्ट पार्टी खरीद रहे हैं अभी, वो सब के पास बहुत महंगा पेपर वेट हो जाएगा। भैया गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपकी अल्टेयर वाली, क्यों नहीं चलाते? हाँ, रेंज इन भगवान भरोसे है, क्यों? बैटरी पैक अनबैलेंस हो चुका है, अनबैलेंस हो गया तो BMS ठीक से नहीं गेस कर पाता, आप चलाना स्टार्ट करोगे दिखाएगा 30 और चलाते चलाते 5 में ही बोल जाएगा। ये होता है लोगों के साथ BMS अनबैलेंस हो जाने पे। तो अगेन ये नॉर्मल चीज़ है, इसको मैनेज किया जाता है कि भैया पैक निकालो, सेल को चेक करो, जो गड़बड़ सेल उसको हटाओ, ना कि पूरा का पूरा पैक फेंक दो। तो ये करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में, अभी का शुरू का 1-2 साल कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन जैसे ही 5 साल वाला टाइम फ्रेम बीतेगा, यानी 2025 या 2026 में घुसेंगे, एकाएक बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन करने लगेंगे इसके बारे में। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए बहुत ज़्यादा कस्टमर्स अभी जो इसमें घुस रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से ये हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। कारण ये है कि ओवर प्रॉमिस किया गया है और अंडर डिलीवर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हो, ओला हो, अल्टेयर हो, सब में मुंह खोल के बोल दिया कि सब 100 से ऊपर देगा, और एक भी टेस्टिंग में आंख मूंद करके आप नहीं कर सकते हो कि 100 दे रहा है। हाँ, आपका वजन कम हो मैं मान सकता हूँ, जैसे कि आपका वजन मान लीजिए 50 किलो के आसपास है तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन एवरेज इंडियन मेल का वेट 70 से ऊपर चल रहा है, तो वहाँ के केसेस में ये नहीं चलेगा। हाँ, मैं लेडीज़ लोग के लिए मान सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप
कॉलेज की लेडीज़ हैं, आपका वेट मान लीजिए अराउंड 55 केजीज़ के आसपास है, ये तो बम में मुड़ते रही है। लेकिन जेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं खुद ही 70 केजी का हूँ, तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि बोल रहा है आइडियल वेट इज 70 केजी। हमने कहा भाई मैं 70 से ऊपर चल रहा हूँ और मैं तो उतना मोटा भी नहीं हूँ, तो कहाँ से चलेगा। तो ये सब वही समझिए कि क्लेम जो करते रहे कि 200 देंगे, 139 देंगे, 170 देंगे, कोई नहीं दे रहा है। तो इससे कस्टमर मतलब शुरू शुरू में किसी को नहीं फर्क पड़ता, थोड़ा जोश होता है, नया लेते हैं, और शुरू शुरू में सेल्स भी बहुत हेल्दी रहते हैं, तो टिक जाता है किसी तरह करके। लेकिन जैसे सेल डिग्रेड होगा 2 से 3 साल बाद पता चलेगा कि भाई ये तो रुला दे रहा है। हाँ, मान लीजिए आपका कम्यूट एकदम फिक्स है कि भैया आपको 20 किलोमीटर से ज़्यादा डेली चलाना ही नहीं है, तब आपके लिए ये बेस्ट है, तब आपके लिए दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर हुआ कि किसी दिन बाहर निकलना पड़ा तो अरे यार बैटरी तो कह रहा था इसमें 75 किलोमीटर का रेंज है और चलाने निकले तो 50 में ही बोल गया। एक बार होगा, आप दोबारा बैटरी वाले पे भरोसा नहीं करेंगे। और जितने लोगों ने टेस्टिंग की है सबका यार किसी का भी BMS ढंग से रेटिंग नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मतलब जो एल्गोरिदम है कि ये चेक करने के लिए कितना रेंज है वो बहुत स्लॉपी है, मतलब इतना स्लॉपी पे काम नहीं चलेगा। तो रियल वर्ल्ड एकदम ध्यान से समझिए कि 100 के अंदर ये कोई कुछ भी बोल दे कि आइडियल कंडीशन में हम 200 देते, ना ना, टाइम वेस्ट ना करें। वो आइडियल कंडीशन कुछ ज़्यादा आइडियल होता है। रियल वर्ल्ड में आप 100 मानिए, और भी मैं सिंगल यूज़र का बात कर रहा हूँ। अगर आप डबल कर रहे हैं 50 भी हो जाए, बहुत लकी होंगे आप। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये सबका रेंज बहुत ओवर प्रॉमिस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अंडर डिलीवर हो रहा है। और जो चार्जिंग में ये सब लोग जो लूज मोशन कर दिए हैं मार्केट में, ये सबको नुकसान करेगा, क्योंकि अल्टेयर वाले ओला को नहीं यूज़ कर सकते, ओला वाले अल्टेयर को नहीं यूज़ कर सकते। अब हर किसी को दिक्कत है कि भैया, और कोई भी अपना मतलब कोई कंपनी है कि वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग में जैसे कहते हैं सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, तो उसमें वो कौन सा चार्जिंग पोर्ट दे। अगर CCS2 रहता है तो वो ढंग से उस पर खर्च कर सकते हैं कि हाँ भैया CCS2 है, आप गाड़ी लगाओ, स्कूटी लगाओ, कोई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबने जो अपना लूज मोशन दे दिया है, अब वो बेस्ट ये कर सकते हैं, वहाँ एक प्लग दे सकते हैं। अब प्लग के बाद क्या होता है कि आपको उसमें चार्जर लगाना पड़ेगा। चार्जर खुला चीज़ है, चोरी हो सकता है, और इंडिया में आप रहते हैं तो आपको पता है कैसे चोरी होती है। तो ये आप समझिए, ये बहुत अभी जो हम लोग पीरियड से गुजर रहे हैं, अभी हनीमून पीरियड है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, मैंने एकदम नहीं चाहता कि जो लोग ले रहे हैं और लेने के बाद ऐसा गरियाएँ ईवी को कि भैया हम ईवी दोबारा ज़िंदगी में नहीं खरीदेंगे। हो सकता है लोगों का, क्योंकि पहली बार प्रोडक्ट अगर बहुत ख़राब एक्सपीरियंस देता है, आप हाथ धो लोगे, नहीं जी मुझे नहीं लेना है। तो यहाँ पे समझिए कि बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि सबसे पहला इंप्रूवमेंट इन सब का जो रेंज कैलकुलेशन एल्गोरिदम है वो बहुत यूजलेस है, वो प्रॉपर होना चाहिए। चाहे उनको उसके लिए AI डालना पड़े, चाहे उसके लिए उनको बहुत सारे इनर्शियल नेविगेशन, ये क्या बोलते हैं, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट डालना पड़े, ताकि एक्चुअली पता चले गाड़ी पे टॉर्क कितना लगा है, उसका टॉर्क का हिसाब लगा के कर लें कि गाड़ी का राइडर का वेट क्या है, उसका मतलब रफली आप निकाल सकते हो बहुत सारा चीज़, ताकि आप एक्चुअल गेस दे सको। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ कि लिटरली ओला का टेस्ट कर रहे हैं, दिखा रहा है 90, चल रहा है 75 के बाद बोल गया। भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो और गाड़ी में समझिए होता है कि रेंज, गाड़ी जब बोलता है कि मैं 100 चलूँगा या 200 चलूँगा, तो वो 100-200 चल जाता है। गाड़ी का मेन फ़ायदा ये होता है ना कि एरोडायनामिक ये जो लोडिंग है वो फिक्स है। स्कूटी में वैसा नहीं, एरोडायनामिक लोडिंग बहुत चेंज होता है, और प्लस बैटरी पैक बहुत बड़ा होता है। मतलब गाड़ी के नज़र से देखिएगा, उसके अंदर आदमी बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन स्कूटी के केस में आदमी बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, टोटल मास जो सिस्टम मास है वो बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, इसीलिए फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो लोग हनीमून पीरियड से गुजर रहे हैं, उनका जो हालत होने वाला है आने वाले टाइम में, उसके बेसिस पर डिपेंड होगा कि ईवी सक्सेसफुल हो पाता है। टू व्हीलर, कार तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, क्योंकि तेल का दाम इतना भाग रहा है कि वो घूम फिर के आज नहीं तो कल हो जाएगा। और चूंकि उनमें CCS2 को ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, वो भी निपट जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्कूटी जो है, जो खासतौर पर जो मतलब नॉन चीज़ में ये लोग जो लूज मोशन कर रहे हैं, ये बहुत नुकसान करने वाला है देश का। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ईवी स्कूटीज़ के बारे में, जो इंडिया में अभी फ्लडिंग हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।